आज सुबह सवेरे मैंने सूरज की किरणों के लिए अपनी खिड़की का पर्दा सरकाया तो घर के लान में पुरानी कुर्सी पर बैठी दादी पर नजर पड़ी। वो अपने ख्यालात में गुम दूर फलक पर कुछ देखती हुई सोचों में मगन थी। मैंने टेबल से पानी का गिलास उठाया, घटाघट पिया और फौरन पलंग से छलांग लगा दी। मेरे कदम दादी की जानिब बढ़ने लगे और मैं सीढ़ियां उतरकर लान में पहुंच चुका था। मेरे कदमों की चाप सुनकर दादी हड़बड़ा उठी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें किसी ने गहरी नींद से बेदार कर दिया हो। दादी की आंखों से मोती टपक रहे थे। मुझसे दादी की बहती आंखें बर्दाश्त न हुई, उनसे इस नमी की वजह पूछ बैठा। दादी ने गहरी सांस ली और गोया हुई। बेटा, सावन की झड़ी थी। पूरे गांव में अजीब अफरा तफरी थी। हर कोई बौखलाया हुआ था, हर आंख अश्कबार थी, हर दिल डरा हुआ था, हर दिल में वसवसे और खदशात थे कि आगे क्या होने वाला है। अंग्रेज सरकार ने तकसीम हिंद का फैसला कर लिया था। हमारे चारों तरफ हिंदू और सिख आबाद थे। अफवाहों का बाजार सरगर्म था। हमारे खानदान ने लुधियाना से हिजरत करने का फैसला किया। उस लम्हे मुझ समेत मेरे सारे खानदान पर वो घड़ी एक क़यामत बनकर गुजरी। ऐसा घर जिसके दरो दीवार मेरी मां के हाथ की गूंदी हुई मिट्टी से तैयार हुए थे, जिसकी एक एक ईंट की बुनियाद मेरे बाप के खून और पसीने से रखी गई थी, जिसकी सूधी मिट्टी की खुशबू से पूरा घर महक उठता था, जिसके आंगन में मैं अपने बहन भाइयों के साथ अटखलियां करती थी और जहां मैं अपनी सखियों के साथ गुड़िया की शादी रचाया करती थी। उस घर को छोड़कर हम एक अनजान मंजिल की तरफ चल पड़े थे। घर से निकलते हुए मेरे हाथ से मेरी गुड़िया गिर गई और उसी गुड़िया के साथ मेरे सपने टूट गए। ये कहते ही दादी की हिचकियां बंद गई। मैंने गैर इरादी तौर पर दादी की गोद में सर रख दिया। दादी की आंखों से बहते आंसू मेरे रुखसार पर गिर रहे थे और मैं चश्मे तसव्वुर में उन्हीं गुमनाम मंजिलों के अनजान मुसाफिरों के बारे में सोचने लगा कि जिन्होंने अपना घर बार, मालो दौलत, सपने अपने और अपना आबाई इलाका छोड़ दिया। मुझे दादी की हिचकियों में हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाली ट्रेनों में पड़ी लाशों का दर्द महसूस हो रहा था। उनके आंसू इस बेटी की दर्दनाक चीखों का फसाना थे जिसे बलवाइयों ने नेज़े की अनियों में परो डाला। मुझे दादी के लरजते होंठों में उस ममता की तड़प महसूस हो रही थी जिसके बेटों को कृपान के जरिए उनकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया गया। ये कहानी मेरी दादी की ही नहीं, हर उस पाकिस्तानी की ये दास्तां है जिसने अर्ज़ पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। मुझे कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर बेयारो मददगार पड़ी हजारों लड़कियां याद आने लगी जो इतलसो कम ख्वाब के बिस्तरों पर शहजादियों की तरह आराम करती थी। उस देश की खातिर पथरीली जमीन पर हाथ का तकिया बनाए एक अजीम वतन के ख्वाब में महव थी। बस यही मनाजर मैं अपनी आंखों के सामने तसव्वुर करते करते सोच रहा था कि बरसगीर के मुसलमानों ने किस मेहनत और जद्दोजहद के बाद ये वतन हासिल किया। पाकिस्तान बनने की सबसे बड़ी वजह नजरिया था, दो कौमी नजरिया। नजरिया कोई भी रियासती कानून नहीं, ये एक माशरती हकीकत है और इसी नजरिए के तहत पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, जहां पाकिस्तानी रियासत यहाँ रहने वालों के ख्यालात को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदार ठहरी। इस बार हम 72वीं जश्न आज़ादी मनाएंगे। क्या हमने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान बनने के पीछे जो मुहर्रकात, मकासद और अहदाफ थे वो हमने हासिल किए हैं या नहीं? अगर नहीं तो हम इन 72 सालों में कहाँ पहुँचे हैं? क्या हम नजरिए और रियासत के दरमियान बहामी ताल्लुक को यकसा करने में कामयाब हुए हैं? क्या पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बन चुका है? बहसीयत कौम हमने अपने मुल्क की तरक्की फलाह में कितना किरदार अदा किया है? क्या हमने अपने सब्ज हलाली परचम की अजमत को समझा है? बहसीयत कौम हमारे दरमियान इख्तलाफात क्यों हैं? क्या हम कभी अपने दरमियान कायम इन इख्तलाफात को दूर कर पाएंगे? क्या आज का पाकिस्तान वाकई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है? ये वो सवालात हैं जो मेरे जहन में गर्दिश करते रहते हैं, जिनके जवाबात का मैं मुतलाशी रहता हूँ। मेरे मुताबिक इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो ये पाकिस्तान नहीं है। आज के पाकिस्तान का मुआशरा तअस्सुब, नस्ल परस्ती, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का शिकार है। हम आज भी गुज़िश्ता 72 सालों से सियासी, मुआशरती, समाजी और माशी मसाइल का शिकार हैं। अक़लियतें अपने मज़ाहिब और रवायात की बका के लिए जंग लड़ रही हैं। हमारे मुआशरे में बढ़ता तजाद एक संगीन मसला की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हमारे बच्चे आज भी बेहतरीन तालीम के हसूल से आरी हैं। हस्पतालों में आज भी मरीज डॉक्टरों के रहमो करम पर अपनी ज़िंदगी की सांसें गिर रहे हैं। अदालतों और थानों में इंसाफ सरेआम बिक रहा है।
सरकारी दफ्तरों और इदारों में महज चंद रुपयों की खातिर ईमान बिक रहा है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सड़कों और चौराहों पर आज भी गुर्बत हाथ फैलाए नजर आती है। हम पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सियासतदानों को तो ठहरा देते हैं, मगर क्या हमने कभी खुद से सवाल किया है कि पाकिस्तान को संवारने में हमने कितना और क्या किरदार अदा किया? अफसोस हम 72 सालों में नजरिया पाकिस्तान की अहमियत को ना समझ पाए, वतन अजीज की अहमियत को ना समझ पाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का पाकिस्तान कायद के पाकिस्तान से मुख्तलिफ नजर आता है। पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अवाम एक ऐसे निज़ाम की ख्वाहिश रखती है जिनमें उन्हें इनकी बुनियादी हकूक मुयस्सर हो, इन्हें सियासी, मुआशी और माशरती तौर पर कोई परेशानी या दबाव का सामना न हो, जहाँ वो अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान का मुआशरती निज़ाम रंग व नस्ल और मज़म्मत से बाला तर हो और सब एक ही निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारें। अगर हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने सरखरू होता देखना चाहते हैं और कायदे आज़म के नज़रियात और इकबाल के ख्वाब की ताबीर चाहते हैं, तो हमें पहले अमली तौर पर खुद को बदलना होगा। हमें बहैसियत कौम अपने वतन के साथ मोहब्बत और वफादारी का अहद निभाना होगा। अगर हमने अब भी अपनी गलतियों और कोताहियों को न समझा तो हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद और कुर्बानियों से हासिल होने वाला वतन अपनी साख खो देगा, जिनका खुमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। मेरी दादी ने मुझे थपकी दी और कहा कि बेटा, जितनी भी मुश्किलात हों फिर भी ये वतन हमारा ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक न एक दिन अल्लामा इकबाल का वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब उन्होंने आज से अरसा दराज पहले देखा था।